सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 10.3। देखिए, सर्कल के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने 10.1 10.2 का इंट्रोडक्शन और उस वीडियो को हमने अपलोड कर रखा है, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, उसके बारे में आपको जानकारी होगी। चूँकि ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, इसलिए अपने अपने मीडियम के हिसाब से भाषा चुन लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहले थ्योरम नंबर 10.3 क्या कह रही है, इंग्लिश वाले देखें, हिंदी वाले सुने। कह रही है कि प्रूव दैट। देखो, जो चीज प्रूफ करनी होती है, यहाँ हमने कहा था थ्योरम में दो चीजें होती हैं, एक चीज गिवन होती है और एक चीज प्रूफ करनी होती है। कहते प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू द कॉर्ड। यानी कि एक सर्कल है, ये गिवन हो गया, उसकी एक कॉर्ड है, ये भी गिवन हो गया, और उसके सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचा गया है, ये गिवन हो गया। और प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर खींचा गया है ना, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट बोलते दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांटता है, ये सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहला तो थ्योरम में होता है भाई गिवन क्या है। थ्योरम प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है भाई क्या चीज दी हुई है। तो एक सर्कल, उसकी एक कॉर्ड और सेंटर से उस पर डाला गया परपेंडिकुलर। तो पहले तो आप सर्कल बना दीजिए, राइटिंग गंदी है हमारी, फिर भी कोशिश करेंगे हम बनाने की। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ये कॉर्ड है ए बी, और यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है ओ एम, ये गिवन हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, क्या गिवन है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। देखिए, लैंग्वेज थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड, और ओ एम जो है ना, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है ओ एम है परपेंडिकुलर टू ए बी, ये गिवन हो गया। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि जो एम है ना, वो ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ए एम टुकड़ा और एम बी टुकड़ा बराबर है। अब आप कहेंगे टुकड़ा हिंदी में क्यों बोला, उतनी हिंदी आपको आती है। यू हैव टू प्रूव दैट ए एम इज इक्वल टू एम बी। अब हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमको ओ ए को ज्वाइन करना पड़ेगा और ओ बी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये बाद में किया गया है, इसलिए डॉटेड से बनाया जाता है, नियम ये है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन, अगर जरूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन है, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। अब साफ साफ आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ओ ए एम दिख रहा है, एक ओ बी एम दिख रहा है। अगर दोनों ट्रायंगल्स को कांग्रुएंट प्रूफ कर दें, हमने कहा था कांग्रुएंट का मतलब होता है ट्रायंगल के पास 6 चीजें होती हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 3 एंगल और 3 साइड। तो किसी एक ट्रायंगल की 3 चीजें इन 6 में से दूसरे ट्रायंगल की 3 चीजों के इक्वल प्रूफ कर दें, शर्त यह है एक साइड उसमें शामिल होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले दो ट्रायंगल ले लें। कौन से ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओ ए एम, और अगर ये इक्वल हो गए तो वो कांग्रुएंट हो जाते हैं। कांग्रुएंट का हमने बताया था साइज इक्वल होता है, शेप नहीं, साइज इक्वल होता है। इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम, इन दोनों ट्रायंगल में 3 चीजें कोई तलाशी आप। तो साफ साफ पहले दिख रहा है कि भाई ओ ए की वैल्यू ओ बी के इक्वल है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है। क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, हम जानते हैं कि सेम सर्किल की रेडियाई सेम होती है। दूसरा, ओ एम दोनों में कॉमन है, तो ओ एम इज कॉमन, ओ एम इज कॉमन। और तीसरा, ये परपेंडिकुलर है ऐसा दिया गया है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। तो इनको ऊपर लिख देते हैं चूंकि जगह नीचे कम है। तीसरी चीज आपने क्या देखी कि एंगल, ये दो चीजें आपने इक्वल की हैं, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। क्यों इक्वल है कि भाई 90 डिग्री ईच है, प्रत्येक 90 डिग्री का है। तो ये तीसरी चीज हो गई जाकर के।
अब इस ट्रायंगल के तीन चीजें, इस ट्रायंगल के तीन चीजों के इक्वल हो गई साइड इंक्लूड करके, तो ट्रायंगल कैसा हो गया? सो ट्रायंगल ओ एम ए इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी, और जब कांग्रुएंट होता है तो उनके संगत, सॉरी इंग्लिश, करस्पॉन्डिंग चीजें इक्वल होती हैं। मतलब इक्वल एंगल के सामने की इक्वल साइड्स इक्वल होंगी और इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे। चूंकि ये कांग्रुएंट है, इसका मतलब ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी। सो ए एम इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा। इसको आप सी पी सी टी लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। और यही आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये थ्योरम नंबर 10.3 फॉर द इंग्लिश मीडियम। अब मैं इस थ्योरम को हिंदी के लिए बताता हूँ, इंग्लिश वाले थोड़ा सा स्किप कर जाएं, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब हिंदी वालों का वेलकम। थ्योरम नंबर यानी प्रमेय, थ्योरम को प्रमेय कहते हैं, अब जानते हैं, उसको लिख नहीं रहे। प्रमेय कहती है कि एक वृत्त, देखिए जब भी प्रमेय होगी तो सिद्ध कीजिए लिखा होगा, जैसे प्रूफ दैट उसमें लिखा था, इसमें सिद्ध कीजिए, कि सिद्ध करना है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। तो क्या चीज दिया है? एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र दिया है, एक जीवा है और जीवा पर लंब डाला गया है, ठीक है। जीवा क्या होती है सब जानते हैं। तो आप क्या दिया है लिखेंगे? आप लिखेंगे ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, राइटिंग थोड़ी गंदी है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। और जीवा ए बी, जीवा ए बी पर लंब ओ एम है, ऐसा दिया गया है, ठीक। ये दिया हो गया। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि भाई ये जो m है ना, वो ए बी का मध्य बिंदु है। वो सिद्ध कैसे होगा? कि ए एम की वैल्यू एम बी के इक्वल होगी। तो सिद्ध करना है कि ए एम इज इक्वल टू एम बी। अब चूंकि यहां पर तो ये वाली साइड दी नहीं गई है, ये कहा भी नहीं गया, तो हमने ओ ए और ओ बी को मिलाया है, तो ये रचना हो गई। रचना हमने क्या की है कि ओ ए और ओ बी को मिलाया, इसको मिला दिया हमने। अब सिद्ध करने को हिंदी में कहा जाता है उपपत्ति। उपपत्ति क्या होता है देखिए ध्यान से। दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। हमने कहा था त्रिभुज को आपको क्या करना है? सर्वांग सम सिद्ध कर देना है। तो त्रिभुज ये वाला ले लीजिए ओ ए एम और ये ओ बी एम। त्रिभुज ओ ए एम और त्रिभुज ओ बी एम में देखिए ओ ए बराबर ओ बी के है, ओ ए बराबर ओ बी है। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याएं। और आप जानते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं? सेम होती हैं, ठीक है। और ओ एम दोनों त्रिभुज में है, तो जो दोनों में होता है उसको हम उभयनिष्ठ कहते हैं। तो ओ एम उभयनिष्ठ है। ओ एम क्या है? उभयनिष्ठ है। और ये वाले दोनों कोण बराबर हैं। कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी प्रत्येक 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है। अब देखो तीन चीजें बराबर हो गई और तीन चीजों में कम से कम एक भुजा होनी चाहिए। यहां तो दो भुजाएं हो गई जाकर के, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। तो आप लिखेंगे अतः, अतः त्रिभुज ओ ए एम सर्वांग सम का ये चिन्ह होता है त्रिभुज ओ बी एम। और जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो सभी कुछ बराबर हो जाएगा, तो ये चीज भी इसके बराबर हो जाएगी। अतः ए एम बराबर एम बी। इसे ही आपको सिद्ध करना था। लिखेंगे इत सिद्धम, या आप लिखेंगे यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। हिंदी वालों से अनुरोध ये है कि वो इंग्लिश वाला स्किप मत किया करें, इंग्लिश वाला भी देखा करें, आगे उनके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। अब थ्योरम नंबर 4 फॉर इंग्लिश मीडियम, हिंदी वाले थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। देखिए थ्योरम 10.4 क्या कह रही है? थ्योरम 10.4 एक्चुअली में 10.3 का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। वहां पर कहा गया ये परपेंडिकुलर है तो मिड पॉइंट प्रूव करो, और यहां पर कहा गया ये मिड पॉइंट है तो परपेंडिकुलर प्रूव करो, बस और कुछ नहीं है। क्या कह रहा है कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ सर्कल, यानी एक सर्कल है उसका सेंटर भी मालूम है, तभी तो आपने लाइन खींचा होगा ना। टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो लाइन क्या कर रही है? इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसके मिड पॉइंट से मिल रही है। तो आपको गिवन क्या है?
पहले तो गिवन लिखेंगे, इस गिवन हेडिंग पड़ी हुई है, सॉरी, पहले गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, M is midpoint, M is midpoint of AB and OM is joint. मतलब AB कॉर्ड लिख दीजिए आप, कॉर्ड AB, AB का मिड पॉइंट ये M है और OM को खींचा गया है। सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि जो AM है वो MB के इक्वल है, ये तो गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, प्रूव करना है। यानी कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, और परपेंडिकुलर के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं कि OA और OB को मिलाया है हमने, तो वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन OA एंड OB। प्रूफ करने का वही तरीका पुराना वाला, दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करना है। शर्त यह है कि कम से कम 3 चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। वो सर्च करिए, देखिए 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल OM है, एक OMB है, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB। देखो OA OB के इक्वल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल है, बराबर होते हैं। OA इज इक्वल टू OB, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल। और बताइए OM कॉमन है, OM इज कॉमन, OM इज कॉमन। कहीं कहीं लिखा होता है OM इज इक्वल टू OM, ब्रैकेट में कॉमन लिखा होता है, तो दोनों बातें बराबर हैं। तीसरी चीज क्या है कि AM MB के इक्वल है, ये भी गिवन है आपको ना, M मिड पॉइंट बोला गया है ना, यानी कि AM इज इक्वल टू MB गिवन है, MB, तो AM इज इक्वल टू MB, क्यों, ये चीज आपको दी हुई है। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, तीनों साइड इक्वल कर दी है, सो बोथ द ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, दोनों कांग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल OMA इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB। अब देखिए कांग्रुएंट का मतलब 90 डिग्री प्रूफ नहीं हुआ, कांग्रुएंट का मतलब होता है कि उनके सामने इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे। देखिए ये दोनों साइड इक्वल हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, नहीं अगर ये भी अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सो एंगल OMA और एंगल OMB इक्वल हो जाएगा, CPCT। और इसको मैं अपनी जानकारी के लिए अल्फा मान लेता हूं, से जानबूझ करके। अब ये 90 डिग्री है, ये नहीं दिया गया है। अच्छा ये आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, ये एक सीधी रेखा है, और स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे कि एज एंगल OMA और एंगल OMB का सम कितना है, 180। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। तो यानी कि अगर दोनों की वैल्यू अल्फा अल्फा आपने मानी है तो आप लिखोगे, अल्फा ना लिखो, एंगल OMA, एंगल OMB को भी यही लिख सकते हैं, एंगल OMA 180, तो 2 एंगल OMA इज इक्वल टू 180, तो OMA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, आप जरा हिंदी वाले देखें, थोड़ा स्टेटमेंट अधूरा था। लिखा एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा। मतलब क्या दिया गया है, एक O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है ना, ये दिया हुआ है, और OM जो है ना वो OM एक ऐसी रेखा खींची गई है कि AM बराबर MB है, यानी एक ऐसी रेखा है कि ये समद्विभाजित कर रही है, यानी ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा बराबर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है
कि जो रेखा खींची गई है ना, ये लंब है, मतलब ये दोनों कोण जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, ये सिद्ध करना है। यानी एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। अब सिंपल सी बात है, इसमें त्रिभुज तो बन नहीं रहा है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए आपको यहाँ से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये रचना हो गई जाकर के, थोड़ा सा इधर खिसक गई है लेकिन वो समझ जाना आप। तो ये रचना हमने करनी है। रचना क्या की है, ओ ए और ओ बी को मिलाया। अब देखो दो त्रिभुज दिख गए, अब आपको इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखिए उत्पत्ति क्या होती है, उपपत्ति, उत्पत्ति नहीं होती, उपपत्ति होती है, ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति नहीं होती। मतलब आप समझे उत्पत्ति ऐसे उत्पन्न होने वाला, सर ने गलत लिखा, उपपत्ति होती है। प्रूफ को हिंदी में उपपत्ति कहा जाता है। देखिए दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, एक त्रिभुज है ओ ए एम, एक है ओ बी एम। तो त्रिभुज ओ ए एम और त्रिभुज ओ बी एम में देखो ये भुजा इसके बराबर है, क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों, कारण लिखना जरूरी है, अगर आप कारण नहीं लिखेंगे तो यानी गलत है, अधूरा माना जाएगा। एक ही वृत्त के केंद्र हैं, एक ही वृत्त के केंद्र, क्या लिख रहा हूं भाई, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, कहाँ दिमाग है भाई, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक, इसलिए बराबर है। और बताइए ओ एम कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ओ एम उभयनिष्ठ है। ओ एम कैसी है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में है। और ए एम बराबर एम बी है, दिया गया है भाई, एम मध्य बिंदु है, ये दिया गया है, ए एम बराबर एम बी, तो ए एम बराबर एम बी है। क्यों ऐसा है, क्योंकि आप कहेंगे भाई तो दिया गया है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों की तीन चीज़ें बराबर हो गई, हमने कहा था तीन चीज़ें बराबर हो जाएं, ये तो चार हो गया, तीन, उसमें से एक भुजा होनी चाहिए, यहाँ तो तीनों भुजाएं हैं, तो भयंकर रूप से सर्वांग सम है। तो आप लिखेंगे अतः दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। अतः त्रिभुज ओ ए एम सर्वांग सम का ये साइन होता है, त्रिभुज ओ बी एम। अब सर्वांग सम ये नहीं सिद्ध करता है कि ये कोण 90 डिग्री के होंगे, वो ये सिद्ध करता है कि समान भुजाओं के सामने के कोण समान होंगे। अब दोनों त्रिभुजों को देखो तो ये भुजाएं समान हैं, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर है। तो आप ये लिखेंगे कि त्रिभुज ओ एम ए और त्रिभुज ओ एम बी बराबर होंगे। अब चूंकि ये एक रेखा है और रेखा पे जो कोण होता है टोटल वो 180 डिग्री होता है, तो यहां से लेकर के यहां तक के कोण का योगफल क्या होगा, 180 होगा। चूंकि कोण ओ एम ए प्लस कोण ओ एम बी कितना होगा, 180। क्यों, इसको कहा जाता है रैखिक युग्म, आपको इसके पहले वाले में पढ़ाया गया है, इसको कहते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, हिंदी इंग्लिश वाले इसको मत देखें, रैखिक युग्म। तो अब देखिए दोनों बराबर हैं, तो ये ओ एम ए लिखा रहने दो और ओ एम बी की जगह क्या कर दोगे, ओ एम ए, तो आएगा त्रिभुज ओ एम ए 2 बार हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, बराबर 180। तो त्रिभुज कोण ओ एम ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, और यही आपका ओ एम बी है, तो सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, लिख दो, ठीक है। तो ये आपकी प्रमेय नंबर 10.4 है, ठीक। देखिए थ्योरम 10.6 को प्रूफ नहीं कराएंगे, केवल उसका स्टेटमेंट में समझाऊंगा क्या दिया हुआ है। इंग्लिश में दिया गया है कि इफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर देयर देन थ्रू दीज 3 पॉइंट्स ओनली 1 सर्किल कैन बी ड्रॉन। यानी कि यदि 3 बिंदु एक लाइन में नहीं है, असंरेख हैं, तो उनसे होकर केवल एक और एक सर्किल खींचा जा सकता है। क्या तरीका होता है भाई, ये 3 पॉइंट हैं, एक लाइन में नहीं होने चाहिए, नहीं है, और ये कह रहे हैं कि इससे होकर के केवल एक सर्किल खींच सकते हैं। कैसे खींचा जाएगा, तरीका ये होता है कि आप ए बी को मिला दो और बी सी को मिला दो, ठीक। इसके बाद आप क्या करेंगे भाई, आपको सिंपल सी मालूम है कि अगर कोई सर्कल 3 पॉइंट से होकर जा रहा है तो पहले तो उसका सेंटर मालूम होना चाहिए, उसका केंद्र मालूम होना चाहिए, है ना। उसका अगर सेंटर मालूम कर ले और ऐसा होना चाहिए कि जिसकी इन तीनों पॉइंट से दूरी बराबर हो,
तो तरीका ये होता है कि आप ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दें, ए बी का लंब समद्विभाजक कहते हैं। क्या तरीका होता है, ए को सेंटर माना, उसकी रेडियस ए बी के आधे से अधिक लेकर के दोनों तरफ ऐसे चाप खींचते, याद करिए आप, और बी को सेंटर मान के ऐसे खींचेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे आप, क्योंकि यहाँ तो नहीं होगा, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। फिर इसका खींचेंगे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जहाँ पे कट करेंगे ना वो आपका सेंटर मिल जाएगा, और यानी कि इसकी यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी सेम होगी, और इसको सेंटर मानोगे और ये रेडियस लेकर के सर्कल खींचोगे, तीनों पॉइंट से कट जाएगा। तो यानी कि अगर 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है तो उनसे होकर एक और केवल एक सर्कल खींचा जा सकता है, और ये तरीका होता है उस सर्कल का सेंटर फाइंड करने का, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ नहीं करा रहे हैं, इसका स्टेटमेंट याद रख लीजिएगा, प्रूफ आएगा भी नहीं। अब आते हैं आपके एक्सरसाइज पे, क्योंकि एक्सरसाइज में हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं होता, केवल क्वेश्चन दोनों पढ़े जाएंगे। सबके पास बुक होगी, आप पहला क्वेश्चन पढ़ें। इंग्लिश में लिखा है, ड्रा द डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्तों के कई जोड़े खींचिए, बहुत सारे पेयर्स बनाओ और देखो को कितनी जगह कट कर रहे हैं, कितनी जगह वो प्रतिच्छेदित करते हैं, कितने जोड़े पे वो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब होता है एक ही बिंदु, जहाँ से पहला भी जाए वहाँ से दूसरा भी जाए, और मैक्सिमम कितनी जगह पे कट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं सर्कल बनाता हूँ और यहाँ कॉमन पॉइंट निकालता हूँ, कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु मतलब एक ऐसा पॉइंट जो दोनों सर्कल पर हो, दोनों सर्कल पे एक ही हो। अच्छा, मैंने पहला पार्ट बनाया इस प्रकार का सर्कल। अब बताओ ये दोनों कोई ऐसा पॉइंट बताओ जिनमें दोनों पर वही सेम पॉइंट हो, दोनों एक दूसरे को वहां पर टच कर रहे हो, कोई पॉइंट नहीं। तो कॉमन पॉइंट कितने हो गए, 0। दूसरा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, संभावनाएं हो सकती हैं कि एक सर्कल ऐसे हो और एक सर्कल ऐसे इसको टच करता हुआ जाए, नहीं हो सकता है। तो कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे, तो दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि भाई एक सर्कल ऐसा हो और एक सर्कल अंदर से उसको ऐसे टच करे, ये भी हो सकता है। कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, ये भी 1 पॉइंट पे कर रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एक पॉइंट ऐसा हो, एक सर्कल ऐसा हो, कितने पॉइंट पे कर रहा है, 2 पॉइंट पे, तो ये 2 पॉइंट पे हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 सर्कल के कट करने की, ठीक है। तो मैक्सिमम उभयनिष्ठ बिंदु कितने हो सकते हैं, 2। तो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट जो आपसे पूछ रहा है ना, अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदु, अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदु कितने हैं, तो आप कहेंगे भाई 2 बिंदु हैं। इनको ड्रॉ करके बताना पड़ेगा, खींच करके दिखाना पड़ेगा, इससे अधिक नहीं हो सकते। कोई ऐसा सर्कल आप खींच ही नहीं सकते जो 2 से अधिक पॉइंट पे कट करे, ठीक है। अब आप कहीं खींच सकते हैं, कैसे, बोले एक सर्कल ये खींच देंगे और एक सर्कल ऐसे ऐसे खींच देंगे, ये कोई सर्कल होता है ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। कहते हैं मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है और रचना के द्वारा आप उसका सेंटर निकालिए। आप कहेंगे हैं वृत्त दिया होगा तो सेंटर मालूम होगा। हमने कहा नहीं मालूम है। हमने कहा ये सर्कल आपको दे दिया है और आपको हमने कैसे खींचा हम नहीं बताएंगे। हमने एक सिक्का रख दिया था और खींच दिया था, हमने एक चूड़ी रख दी थी और खींच दिया था, सेंटर नहीं मालूम, सेंटर निकालो। तो आपको जो हम बोल रहे हैं वही स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। क्या तरीका होगा, इस सर्कल के 3 पॉइंट लिया, आप कहेंगे हमने ABC 3 पॉइंट इसमें ले लिया। इंग्लिश में लिखेंगे टेकिंग 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, टेक 3 पॉइंट्स, ठीक है। AB को ज्वाइन कर दिया और BC को ज्वाइन कर दिया, AB और BC को मिला दिया। अब क्या करेंगे, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए, लंब समद्विभाजक। ये खींचना आपको छोटे क्लास से पढ़ाया गया है कि किसी भी लाइन में हम करते क्या है, इसको सेंटर मानते हैं, इसकी रेडियस इसके आधे से अधिक लेते हैं, ऐसे 2 आर्क बनाते हैं चाप, इसको सेंटर मानते हैं, ये खींचते हैं और इन दोनों को मिला देते हैं। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता था, ठीक है। तो AB का खींचेंगे तो ऐसे कुछ आएगा, ऐसे आर्क खींचेंगे। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास वो है नहीं ना, तो आपको समझाया जा रहा है। और BC का खींचिए, ये दोनों जहां कट करते हैं ना, ये आपका सेंटर मिल गया। तो आप लिखेंगे अपने आप कि वी टेक 3 पॉइंट्स ABC ऑन द सर्कल,
ज्वाइन ए बी एंड बी सी, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी, दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ, इट इज द सेंटर। दूसरी बात, हमने वृत्त पे 3 बिंदु ए बी सी लिए, ए बी और बी सी को मिला दिया, ए बी और बी सी के लंब समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को ओ बिंदु पे कट करते हैं, यही वृत्त का केंद्र है। ये निकालने का तरीका आपसे पूछा है इन्होंने, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करें। चलिए, ये 2 सर्कल हैं और वो एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा बड़े बड़े सर्कल बन गए, थोड़ा सा पतले बना लीजिए, वरना उसका सेंटर उसके अंदर आ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा अंदर उसको बना दिया हमने। ये एक सर्कल, राइटिंग थोड़ा गंदी है इसलिए गड़बड़ हो जाता है। ये एक सर्कल है, दूसरा ये सर्कल है, और ये दोनों ए और बी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 2 बिंदु पे कर रहे हैं। हमने ए बी को खींच दिया, ये पहले का सेंटर ओ है, ये दूसरे का सेंटर ओ डैश है। अब कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। 2 वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो सिद्ध करिए कि उनका जो केंद्र है वो उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर है। देखिए, मैंने क्या किया, इसका एक मिड पॉइंट मान लिया, एम मिड पॉइंट ले लिया है, एम ए और एम बी को हमने अपने आप ए बी का मध्य बिंदु मान लिया, ठीक है। और इससे हमने ओ एम को मिला दिया, और इससे हमने ओ डैश एम को मिला दिया। अलग अलग मिलाया हमने, मिलेंगे एक ही लाइन पे, वो एक अलग की बात है। तो हमने क्या किया है, वी टेक मिड पॉइंट एम ऑन ए बी। क्या किया है, ए बी का मध्य बिंदु एम लिया, मध्य बिंदु एम लिया, ले लिया। फिर क्या किया हमने ज्वाइन कर दिया ओ एम को और ओ डैश एम को, यानी ओ एम और ओ डैश एम को मिलाया। ज्वाइन करना आप हिंदी में जानते हैं, मिलाया होता है, ठीक है। राइटिंग गंदी लिखा इसलिए सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है। ए बी का मध्य बिंदु एम है और ज्वाइन किया हमने, ज्वाइन ओ एम एंड ओ डैश एम। ज्वाइन करना हिंदी में जानते हैं, मिलाना होता है। अब देखो ध्यान से, अभी हम एक थ्योरम प्रूव कराए थे कि किसी भी जो कॉर्ड होती है, जो जीवा होती है, उसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं आप। तो आप लिखेंगे एंगल ओ एम ए 90 डिग्री होगा, जानते हैं ना आप। क्यों, बाई थ्योरम, प्रमेय से हम सिद्ध कर चुके हैं ना, प्रमेय से या सिद्ध है, बाई थ्योरम या प्रूव्ड है सिद्ध है। बस डायरेक्ट लिख दो, कुछ ना लिखिए आप, ठीक। और चूंकि आपने मिड पॉइंट से इसको मिला तो ये भी 90 डिग्री होगा, यानी एंगल ओ डैश एम ए करोगे वो भी 90 डिग्री होगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो, सो इसलिए एंगल ओ एम ए एंड, सो ना लिखिए, एंड, और एंगल ओ डैश एम ए करोगे तो भैया 180 डिग्री आएगा ना। और 2 एंगल का सम अगर 180 डिग्री आएगा तो लीनियर पेयर हो जाता है ना, यानी ये लीनियर पेयर हो जाएगा, ये लीनियर पेयर हो जाएगा, रैखिक युग्म है ना ये। और रैखिक युग्म होने का मतलब क्या होता है कि ओ डैश इज अ लाइन। ओ डैश क्या है, एक रेखा है, एक रेखा, ये तो सिद्ध करना था आपको। तो यही सिद्ध, तो राइटिंग गंदी है इसलिए हमने जो बोल दिया उसको शब्दों को पकड़िए। तो ये थ्योरम नंबर है, थ्योरम ना कहिए, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 10.3 हो गई। राइटिंग थोड़ी गंदी है, समझाने की मैंने कोशिश की है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार।